my YouTube channel Study Time with Priyanka. So आज के इस वीडियो में we are going to discuss 30 most important multiple choice question from your 7th chapter of class 11 history book that is changing cultural tradition. So क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले अगर आपको इस चैप्टर का इजी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है देन प्लीज क्लिक ऑन द आई बटन टू वॉच द वीडियो या फिर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस चैप्टर का लिंक मिल जाएगा. सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देखिएगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन फ्रॉम योर 7th chapter. So the very first important question from this chapter is what are the material sources to know about the European history from the 14th century? So अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है देन आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम होगा कि इस चैप्टर में हमें यूरोप के इतिहास के बारे में बता रखा है. सो हमारे पास ऐसे कौन से मटेरियल सोर्सेस है जिसके थ्रू हमें यूरोपियन हिस्ट्री यानी कि यूरोप के इतिहास के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है फ्रॉम द 14th century. सो सबसे पहले हम ऑप्शंस को चेक करेंगे एंड उसके बाद हम राइट आंसर को देखेंगे. सो ऑप्शन नंबर ए इज डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन नंबर बी इज पेंटिंग्स, option number C is sculptures and option number D is all of this. So the right option for this question is option number D which is all of this. यानी कि documents, paintings and sculptures ये तीनों ही बहुत ही important material sources है to know about the European history. Now the next question is question number 2. What is the term used by the historians to describe the cultural changes in Europe from the 14th to the end of the 17th century? So basically historians कौन से टर्म का इस्तेमाल करते हैं यूरोप के कल्चरल चेंजेस को डिस्क्राइब करने के लिए फ्रॉम द टाइम पीरियड बिटवीन 14 टू द 17th सेंचुरी. यानी कि 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी के टाइम पीरियड में यूरोप में जितने सारे भी कल्चरल चेंजेस हुए थे उन सारे चेंजेस को डिस्क्राइब करने के लिए हिस्टोरियंस कौन से टर्म का इस्तेमाल करते हैं. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज सिविलाइजेशन, सेकेंड ऑप्शन इज ह्यूमैनिज्म, थर्ड ऑप्शन इज रेनेसेंस एंड फोर्थ ऑप्शन इज ह्यूमैनिटास. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज रेनेसेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द नेम ऑफ द स्विस स्कॉलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल इन स्विट्जरलैंड? सो स्विट्जरलैंड में एक यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल. सो इस यूनिवर्सिटी के एक स्विस स्कॉलर थे, उनका क्या नाम था? सो ऑप्शन नंबर ए इज लियोपोल्ड वॉन रैंके, ऑप्शन नंबर बी इज जैकब बर्कहार्ट, ऑप्शन नंबर सी इज डोनाटेलो एंड ऑप्शन नंबर डी इज माइकल एंजेलो. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज जैकब बर्कहार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. नेम द टीचर ऑफ जैकब बर्कहार्ट who was a German historian. So जैकब बर्कहार्ट जो कि खुद एक स्कॉलर थे इन द यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल, सो उनके टीचर का क्या नाम था जो कि एक जर्मन हिस्टोरियन थे? सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज लियोपोल्ड वॉन रैंके, सेकंड ऑप्शन इज माइकल एंजेलो, थर्ड ऑप्शन इज पैट्रिक एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज लियोपोल्ड वॉन रैंके. Next question is question number 5. Name the book written by Jacob Burckhardt in 1860. So Jacob Burckhardt ने 1860 में अपना एक बुक लिखा था. So what was the name of that book? So the first option that we have is The Civilization of the Renaissance in Italy. Second option is The Civilization of the Renaissance in Europe. Third option is The Civilization of the Renaissance in Switzerland. And the last option is none of the above. So the right option for this question is option number A, which is The Civilization of the Renaissance in Italy. So ये क्वेश्चन कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता है कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसेंस इन इटाली किस राइटर के द्वारा लिखा गया है और किस टाइम पीरियड में लिखा गया है. सो हर एक क्वेश्चन अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है. सो इसीलिए आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से करना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज नेम द 2 cities ऑफ इटाली दैट वेर रिपब्लिक. यानी कि इटाली के वे कौन से 2 शहर थे जो कि रिपब्लिक थे यानी कि गणतंत्र थे? सो ऑप्शन नंबर ए इज Venice and Genoa. Option number B is Florence and Bologna. Option number C is Padua and Rome. And option number D is Florence and Venice. So इसका right answer हो जाएगा option number D, which is Florence and Venice. Next question is question number 7. The earliest universities in the European continent was set up in the country of. So यूरोप कॉन्टिनेंट में जो अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज थे यानी कि सबसे जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज थे वो यूरोप के किस कंट्री में सेटअप किए गए थे, किस कंट्री में बनाए गए थे? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रांस, सेकेंड ऑप्शन इज जर्मनी, थर्ड ऑप्शन इज इटाली एंड फोर्थ ऑप्शन इज इंग्लैंड. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज इटाली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8.
Name the two universities in Europe that had become centers of legal studies from the 11th century. So यूरोप के वे कौन से दो यूनिवर्सिटीज थे जो कि 11th सेंचुरी के बाद से लीगल स्टडीज के सेंटर्स बन गए थे. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ एंड ऑक्सफोर्ड. Second option is University of Oxford and Cambridge. Third option is University of Bologna and Cambridge. And the last option is University of Padua and Bologna. So इसका right answer हो जाएगा option number D, which is University of Padua and Bologna. Next question is the author of the book The Prince is. सो द प्रिंस एक बुक है. सो इस बुक के ऑथर यानी कि इस बुक के राइटर का क्या नाम है? सो ऑप्शन नंबर ए इज लोरेंजो वल्ला, ऑप्शन नंबर बी इज गुटेनबर्ग, ऑप्शन नंबर सी इज मैकियावेली एंड ऑप्शन नंबर डी इज अल्बर्टी. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज मैकियावेली. Next question is question number 10. By the early 15th century, which term was used for masters who taught grammar, poetry, rhetoric, history and moral philosophy? So early 15th century के बाद से वो कौन सा टर्म यूज किया जाने लगा उन मास्टर्स के लिए जो कि ग्रामर, पोएट्री, रेटोरिक, हिस्ट्री एंड मॉरल फिलोसफी को पढ़ाते थे? सो ऑप्शन नंबर ए इज लिटरेट्स, ऑप्शन नंबर बी इज ह्यूमनिस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज ऑथर्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज राइटर. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज ह्यूमनिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. नेम द लैटिन वर्ड फ्रॉम विच ह्यूमैनिटीज वाज ड्राइव्ड. सो वो कौन सा लैटिन वर्ड है जिससे ये जो टर्म है ह्यूमैनिटीज इसको ड्राइव किया गया है? सो ऑप्शन नंबर ए इज ह्यूमैनिज्म, ऑप्शन नंबर बी इज ह्यूमैनिटास, ऑप्शन नंबर सी इज ह्यूमनिस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज ह्यूमैनिटास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. Petrarch was given the title of Poet Laureate in Rome in. So basically Petrarch एक राइटर है जिनको रोम में पोएट लैरियट का टाइटल दिया गया था. सो किस टाइम पीरियड के दौरान यानी कि कौन से ईयर में, कौन से साल में उन्हें ये टाइटल दिया गया था? सो फर्स्ट ऑप्शन इज 1341, second option is 1342, third option is 1343 and the last option is 1344. So इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज 1341. सो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को भी अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि रोम में कौन से राइटर को पोएट लैरियट का टाइटल दिया गया था इन 1341, या फिर पैट्रैक को रोम में कौन सा टाइटल दिया गया था. सो एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से भी पूछा जा सकता है. सो आप लोगों को हर एक तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है. Now next question is question number 13. Which person gave the greatest contribution to the popularity of Florence? यानी कि वे कौन से पर्सन थे जिसकी वजह से फ्लोरेंस जो कि एक इटालियन सिटी है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर था, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था. सो ऑप्शन नंबर ए इज डांटे एलिग्री, ऑप्शन नंबर बी इज जियोटो, ऑप्शन नंबर सी इज बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव. सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज बोथ ए एंड बी. यानी कि डांटे एलिग्री जो कि एक राइटर थे जो कि बेसिकली रिलीजियस थीम्स के ऊपर ही लिखा करते थे, एंड जियोटो जो कि एक आर्टिस्ट थे जो बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाते थे. सो इन दोनों पर्सन की वजह से ही फ्लोरेंस बहुत ज्यादा पॉपुलर था. Now the next question that we have is which term is used to describe the person with many interest and skill. यानी कि किस टर्म का यूज किया जाता है एक ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए जिसको बहुत सारे फील्ड में इंटरेस्ट होता है एंड बहुत सारे काम को करने का स्किल यानी कि हुनर होता है. सो ऑप्शन नंबर ए इज ह्यूमनिस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज रेनेसांस मैन, ऑप्शन नंबर सी इज रेनेसांस पर्सन एंड ऑप्शन नंबर डी इज रेनेसांस इंडिविजुअल. सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज रेनेसांस मैन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. Which word is used by the humanists for the period from the 15th century? So यूरोप में 15th century के बाद के टाइम पीरियड को डिस्क्राइब करने के लिए ह्यूमनिस्ट कौन से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? सो ऑप्शन नंबर ए इज मिडिल एज, ऑप्शन नंबर बी इज डार्क एज, ऑप्शन नंबर सी इज मॉडर्न एज एंड ऑप्शन नंबर डी इज लेट मिडिल एज. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज मॉडर्न एज. Now the next question is question number 16. In Arabic, the person who was known as Al-Fatun was. यानी कि अरेबिक में किस पर्सन को अल्फातून कहा जाता है? सो ऑप्शन नंबर ए इज प्लेटो, ऑप्शन नंबर बी इज एरिस्टोटल, ऑप्शन नंबर सी इज डांटे एंड ऑप्शन नंबर डी इज सीजर. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज प्लेटो. सो प्लेटो को ही अरेबिक में अल्फातून कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. Ptolemy's Almagest was a work on.
सो अल्मागेस्ट एक बुक का नाम है जिसे टॉलेमी के द्वारा ही लिखा गया है। सो आखिर इस बुक में किस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया गया है? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज मैथमेटिक्स, ऑप्शन नंबर बी इज एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन नंबर सी इज फिलोसफी एंड ऑप्शन नंबर डी इज सोशियोलॉजी। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी विच इज एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. What is the name of the two Muslim writers who were regarded as men of wisdom in the Italian world? So वे कौन से दो मुस्लिम राइटर्स थे जिन्हें इटालियन वर्ल्ड में मैन ऑफ विजडम रिगार्ड किया जाता है? सो ऑप्शन नंबर ए इज इब्न रुशद एंड इब्न सीना, ऑप्शन नंबर बी इज इब्न सीना एंड अल राजी, ऑप्शन नंबर सी इज अल राजी एंड इब्न रुशद एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज इब्न सीना एंड अल राजी। Next question is question number 19. Ibn Rushd was an Arab philosopher of. So Ibn Rushd एक अरब फिलोसोफर थे। So वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे? So ऑप्शन नंबर ए इज फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी इज जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी इज ब्रिटेन एंड ऑप्शन नंबर डी इज स्पेन। So इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. Name the professor of medicine at the University of Padua who was the first to dissect a human body. So यूनिवर्सिटी ऑफ पेडुआ के वे कौन से मेडिसिन के प्रोफेसर थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ह्यूमन बॉडी को डिसेंट किया था, यानी कि ह्यूमन बॉडी का चीर फाड़ किया था? सो ऑप्शन नंबर ए इज फ्रांसिस्को पेट्रिक, ऑप्शन नंबर बी इज माइकल एंगेलो, ऑप्शन नंबर सी इज डैनेटेलो एंड ऑप्शन नंबर डी इज एंड्रियस वेसेलियस। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज एंड्रियस वेसेलियस। Next question is question number 21. Michelangelo Buonarroti was famous for. So Michelangelo Buonarroti क्यों famous थे? So the first option is painted the ceiling in the Sistine Chapel. यानी कि उन्होंने Sistine Chapel के ceilings को पेंट किया था। Second option is made the sculpture called the Pieta. यानी कि उन्होंने एक स्कल्पचर को बनाया था एंड उस स्कल्पचर को द पिएटा कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इज डिजाइन द डोम ऑफ सेंट पीटर्स चर्च, यानी कि सेंट पीटर्स चर्च के डोम को उन्होंने डिजाइन किया था। एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज ऑल ऑफ दिस, यानी कि माइकल एंगेलो बेसिकली इन तीनों ही कामों के लिए फेमस थे। सो इस क्वेश्चन को भी अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है, जैसे कि सिस्टीन चैपल के सीलिंग्स को किसने पेंट किया था, या फिर जो फेमस स्कल्पचर है द पिएटा इसको किसने बनाया था, या फिर सेंट पीटर्स चर्च के डोम को किसने डिजाइन किया था। सो इन तीनों ही क्वेश्चन का आंसर होगा माइकल एंगेलो बुओनारोटी। सो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. Who designed the spectacular Duomo of Florence? So फ्लोरेंस में एक बहुत ही खूबसूरत सा स्ट्रक्चर है जिसको द डुओमो कहा जाता है। सो द डुओमो को किसने डिजाइन किया था? सो ऑप्शन नंबर ए इज जियोटो, ऑप्शन नंबर बी इज लियोनार्डो दा विंसी, ऑप्शन नंबर सी इज मार्टिन लूथर एंड द लास्ट ऑप्शन इज फिलिप्पो ब्रूनोलेस्की। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज फिलिप्पो ब्रूनोलेस्की। Next question is question number 23, which is quite important. The painting Mona Lisa and the Last Supper was painted by. So दो बहुत ही फेमस पेंटिंग का नाम बता रखा है यहाँ पे। पहला है मोनालिसा एंड दूसरा है द लास्ट सुपर। सो इन दोनों ही फेमस पेंटिंग्स को किसने पेंट किया है? So I think the options are same which we have discussed in our last question. So I don't think so that I have to repeat the option. So the right option for this question is option number B, which is Leonardo da Vinci. Now the next question is question number 24. The first printing press was invented by whom and when? So this is another very important question कि दुनिया का पहला प्रिंटिंग प्रेस को किसने इन्वेंट किया था और किस टाइम पीरियड में इन्वेंट किया था? So option number A is Martin Luther in 1500, option number B is Johannes Gutenberg in 1455, option number C is Cassandra in 1445 and option number D is none of the above. So इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B which is Johannes Gutenberg in 1455. Now the next question that we have is name a woman scholar who was known for her proficiency in Greek and Latin and was invited to give an oration at the University of Padua. यानी कि वे कौन सी women scholar थी जो कि अपने ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज के नॉलेज के लिए जानी जाती थी और साथ ही उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ में इनवाइट किया गया था ऑडिशन देने के लिए, यानी कि भाषण देने के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज कैसेंड्रा फेडेले, ऑप्शन नंबर बी इज इजाबेला द ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज फ्रांसेस्को बारबारो एंड ऑप्शन नंबर डी इज लोरेंजो वल्ला।
सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज कैसेंड्रा फेडेले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। Name another remarkable woman who ruled the court of Mantua, a small state, while her husband was absent. यानी कि वे कौन से दूसरी रिमार्केबल वेमेन थी जिन्होंने कोर्ट ऑफ मांटुआ को रूल किया था, जो कि एक स्मॉल स्टेट है, जब उनके हस्बैंड एब्सेंट थे। यानी कि अपने हस्बैंड के एब्सेंस में उन्होंने अपने हस्बैंड के स्टेट को रूल किया था। सो आई थिंक अगेन वी हैव द सेम ऑप्शन, सो आई विल नॉट रिपीट द ऑप्शंस। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, which is Isabella the East. Next question is question number 27. The families that gave more importance to women during the 15th century were those of. यानी कि वे कौन से फैमिलीज थे, वे कौन से प्रोफेशन के फैमिलीज थे जो कि वेमेन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे 15th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान। सो ऑप्शन नंबर ए इज एरिस्टोक्रेट्स, ऑप्शन नंबर बी इज आर्टिस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज मर्चेंट्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज स्कॉलर्स। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज मर्चेंट्स। Now the next question is Protestant Reformation was. So Protestant Reformation क्या था? So first option is a document opposing church practices. Second option is a movement against Catholic Church by Martin Luther, a monk. Third option is a mutiny and fourth option is peasants movement opposing over taxation. So इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, which is a movement against Catholic Church by Martin Luther, a monk. यानी कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन एक मूवमेंट था, एक आंदोलन था अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च, कैथोलिक चर्च के खिलाफ। एंड इस मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? सो बेसिकली मार्टिन लूथर ने इस मूवमेंट की शुरुआत की थी एंड मार्टिन लूथर एक मॉन्क थे। Now the next question that we have is question number 29. Name the manuscript written by Copernicus which remained unpublished till his death. सो कॉपरनिकस ने अपना एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखा था जो कि उनके डेथ तक अनपब्लिश था, यानी कि उनके डेथ तक पब्लिश ही नहीं किया गया था। सो उस मैन्युस्क्रिप्ट का क्या नाम था, यानी कि उस मैन्युस्क्रिप्ट का क्या टाइटल था? सो ऑप्शन नंबर ए इज कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी इज द मोशन, ऑप्शन नंबर सी इज द रेवोल्यूशनरी बस एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज द रेवोल्यूशनरी बस। Next question is question number 30, which is the last important question from this chapter. Who had written the cosmographical mystery? यानी कि cosmographical mystery किसके द्वारा लिखा गया है? So option number A is Copernicus, option number B is Johannes Kepler, option number C is Galileo Galilei and option number D is Isaac Newton. So इसका right answer हो जाएगा option number B, which is Johannes Kepler. So with this last question we have completed all the important MCQ type question from this chapter. So I hope कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा helpful लगा होगा। All these questions are really very important and they will really help you in your examination. So अगर आपको ऐसे ही दूसरे chapters की भी important मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला वीडियो चाहिए देन प्लीज कमेंट मी डाउन। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आप लोगों को बहुत ही इजीली ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट एंड प्लीज कमेंट मी डाउन कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहना चाहते हैं। सो नाउ सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।